Hello student, our running topic was how the equation is made more informative. How the equation is made more informative. Or in this sequence, we have explained about the by writing the physical state. पिछले अपने लेक्चर में इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि इक्वेशन को अगर हमें मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हमने पहले लिखा था बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट एंड सेकंड वन वाज by writing the condition, and this topic was running on कि अगर हमें इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हमें क्या लिखनी पड़ती है, कंडीशन लिखनी पड़ती है इन सम इक्वेशन, नॉट इन ऑल द इक्वेशन। कि सारी इक्वेशन में हमें कंडीशन नहीं होती, लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें हमें कंडीशन को मेंशन करना पड़ता है। जिसमें हमने आपको बताया था KClO3 कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है KCl plus O2। When potassium chlorate is heated, then break into potassium chloride and oxygen। और हमने बताया था ये सिंबल हीट करने का है, और हमने ये भी बताया था कि जब हमें पोटेशियम क्लोरेट को ब्रेक करना है तो ये एज इट नहीं टूटता, यहाँ पर एक कंडीशन हमें चाहिए जिसे हमें दिखाना है। वो कंडीशन क्या है? तो दैट कंडीशन इज MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है, अदरवाइज टू ब्रेक इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। हमें फास्ट इक्वेशन चाहिए, जल्दी चाहिए, कहाँ किसी के पास इतना टाइम है? तो हमें इसको ब्रेक करने के लिए क्या प्रेजेंस चाहिए? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और ये बताया था जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है दैट इज ए कैटलिस्ट, एंड दैट कैटलिस्ट इज ब्लैक कलर। ये कैटलिस्ट है जो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। जो हमारे बुक्स में हॉट क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड इस इक्वेशन के बेस पर हॉट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जिसमें कहा कि प्रेजेंस एक कैटलिस्ट है जो ब्लैक कलर का है। तो वहां पर हिंट दिया गया है कि जो कैटलिस्ट है वो ब्लैक कलर का है, तो आपको पता चल गया वो कौन सा कैटलिस्ट है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और इसकी प्रेजेंस में कौन सी इक्वेशन होती है? दैट इज 1। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए इक्वेशन। अब सबसे पहले बात आती है व्हाट इज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस दैट मेक द इक्वेशन मोर फास्ट विदाउट टेकिंग पार्ट इटसेल्फ। कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस हैं जो इक्वेशन को फास्ट कर देते हैं लेकिन खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। क्या बताया कैटलिस्ट के बारे में? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं? फास्ट, बट इटसेल्फ डज नॉट टेक पार्ट इन दैट। लेकिन खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, दैट आर नोन एज कैटलिस्ट। इसी के सीक्वेंस में एक और हमारी इक्वेशन आती है CO। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, देन वी ऑब्टेन द CH3OH मीन्स मिथेनॉल। कि व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस देन वी ऑब्टेन मिथेनॉल। ये मिथेनॉल है हमारा। अब यहां पर ये कंडीशन है, वो कंडीशन भी हमें लर्न होनी चाहिए। ये जो कंडीशन है वो काफी लॉन्ग कंडीशन है कि क्या है वो कंडीशन जो ये दोनों रिएक्ट करें और ये बन जाए। तो दैट इज 300 एटमॉस्फेयर। 300 एटमॉस्फेयर मतलब है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, एंड जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड चाहिए। ये दोनों कब रिएक्शन कर रहे हैं? कब दोनों रिएक्ट करेंगे और ये बनेगा? क्या कंडीशन है उसकी? 300 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर चाहिए, एंड दैट आर नोन एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है। तो अगर हम ये नहीं लिखते और जो कोई आपस में इन दोनों को रिएक्शन करा के ये बनाना चाहता है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने ये लिख दिया तो अब देखने वाले को पता चल गया कि रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए हमारे पास ये कंडीशन
शुड बी नेसेसरी। ये कंडीशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। विदाउट दिस कंडीशन आवर इक्वेशन कैन नॉट बी कंप्लीट। तो हमारी दो इक्वेशन पूरी होती है जिससे हमने इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाया है। एंड थर्ड वन इज बाय राइटिंग द हीट चेंज, बाय राइटिंग द हीट चेंज। अब इस बाय राइटिंग द हीट चेंज में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर प्लस हीट इज रिटन ऑन द प्रोडक्ट साइड, कि अगर प्लस हीट प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ होता है तो कौन सी इक्वेशन होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर प्लस हीट रिएक्टेंट साइड में लिखा हुआ है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaO, व्हाट इज दिस, दैट इज ए लाइम, क्विक लाइम, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चूना। जब इसको हमने किसमें डालते हैं, लाकर बाजार से वाटर में, बाजार से चूना लाए, लाइम लाए, वाटर में उसे ऐड कर दिया, फिर क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज लाइम वाटर। और क्या होता है, जैसे ही हम चूने को पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं वो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर बॉइल करने लगा, मतलब उसमें से हीट निकल रही है। और हमने पढ़ाया था आपको जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट किधर लिखा जाता है, प्रोडक्ट साइड में, दैट इज ए प्रोडक्ट साइड। तो हमने प्लस हीट कहां लिखा है, प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है। तो अब हमने इक्वेशन लिख दी। अब किसी ने देखा तो उसने देखा प्लस हीट कहां लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड में, तो वो समझ गया कि दैट इक्वेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में हीट निकलेगी। तो वो इस रिएक्शन को जब करेंगे तो दैट विल डू वेरी केयरफुली, क्योंकि उन्हें पता है कि इस रिएक्शन में हीट निकलनी है, कितनी निकलनी है उन्हें नहीं मालूम है, तो वो बड़ी केयरफुली इसे करेंगे। मतलब पानी रखेंगे, पानी में चूना डालकर वो थोड़ी सी दूर हट जाएंगे ताकि जो हीट निकले उससे उन्हें हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं पड़े। सेकंड, अब ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एंडोथर्मिक का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और हमने बताया था किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए उसे हीट देनी पड़ती है। अब इसे हीट दे रहे हैं तो प्लस हीट, चाहे तो प्लस हीट यहां लिख दीजिए या प्लस हीट यहां ना लिखकर हम डेल्टा का साइन बना सकते हैं। अगर इसे नहीं लिखते तो डेल्टा का साइन बना देंगे, या डेल्टा का साइन नहीं बनाकर प्लस हीट हम यहां लिख देते हैं। तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है तो ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होगा क्या बनता है, CaO एंड प्लस CO2, ये बन जाता है दैट इज क्विक लाइम एंड CO2। अब इस रिएक्शन में हीट हमने दी। अब जो जिसने देखा उसे पता चल गया कि प्लस हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड में, तो मींस दैट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसे तोड़ने, इसको इनमें तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। तो ये चीजें लिखकर हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। तो तीन चीजों से हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट, बाय राइटिंग द कंडीशन एंड बाय राइटिंग द हीट चेंज। और इन सब की हमें इक्वेशन लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि हाउ द इक्वेशन इज मेड विद मोर इंफॉर्मेटिव एंड एक्सप्लेन इट विद द इक्वेशन। Now, what is equation? इक्वेशन क्या है? अभी तक हम जितनी भी बातें चल रही थी वो सब रिएक्शन की थी, भले ही इक्वेशन लिख रहे थे लेकिन वो सब क्या थी, रिएक्शन। अब है व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन होती क्या है कि जब हम किसी रिएक्शन को उसके सिंबल एंड फार्मूला की फॉर्म में लिख देते हैं, जब हम रिएक्शन को किस फॉर्म में लिख देते हैं, सिंबल की फॉर्म में एंड फार्मूला की फॉर्म में, देन इट बिकम्स द केमिकल इक्वेशन। तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम पूछिए क्या दैट इज इक्वेशन और रिएक्शन, तो याद रखना दैट इज रिएक्शन। तो जब भी कोई जो है इक्वेशन है वो वर्ड्स में लिखी हुई है वो रिएक्शन होगी। और जब हम इस रिएक्शन को इनके सिंबल में और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं देन इट बिकम द केमिकल इक्वेशन। Then the symbol of carbon C plus the symbol of oxygen O2, then it forms the CO2.
कि व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट देन दे फॉर्म द CO2। तो ये हमने इस रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा, देन इट बिकम्स द केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? केमिकल इक्वेशन क्या है कि व्हेन वी राइट द केमिकल रिएक्शन in the form of symbol and formula, then it becomes the chemical equation. अब जो chemical equation है that is of two types, balance and unbalance. balance and unbalance। जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारे पास दो टाइप की है, एक बैलेंस होती है, दूसरी अनबैलेंस होती है। बैलेंस किसे बोलते हैं? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आर इक्वल, कि व्हेन द डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। समझ में आया डेफिनेशन? कि जब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस। और इसके लिए आपको एक इक्वेशन लर्न होनी चाहिए, एंड द वन इक्वेशन ऑफ बैलेंस इज दिस। कार्बन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो CO2 बनाया, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। अब देखिए कैसे है बैलेंस। द एटम ऑफ कार्बन इज 1 इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड द एटम ऑफ कार्बन इज आल्सो 1। यहां पे भी एक एटम है कार्बन का और इधर भी एक एटम है, बैलेंस में है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? रिएक्टेंट साइड में 2 एंड प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन हैज आल्सो 2 एटम। तो ऑक्सीजन के भी प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में भी 2 है। कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, तो दोनों के जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है वो दोनों साइड में कैसे इक्वल है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन लर्न होनी चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं बैलेंस इक्वेशन को डिफाइन करिए विद इक्वेशन, तो दैट इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ बैलेंस। अब आती है हमारे इसके बाद अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज H2O, जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दैट विल फॉर्म द वाटर। अब हम कह रहे हैं ये अनबैलेंस है। अब देखिए कैसे है अनबैलेंस। सबसे पहले अनबैलेंस होती क्या है कि जब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स इक्वल नहीं होते। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स इक्वल नहीं होते हैं, दैट इज नोन एज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो ये तो हाइड्रोजन तो बैलेंस में है। अब देखिए ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। तो यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये कैसे है? ये बैलेंस में नहीं है, तो ये कैसा है? अनबैलेंस में है। इसी वजह से इस पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आया अनबैलेंस? कि जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होते। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। जब भी हम राइट डाउन करें इक्वेशन को तो कैसा करेंगे? बैलेंस फॉर्म में करेंगे। क्यों करना पड़ता है? सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? हमें इक्वेशन को बैलेंस इस वजह से करना पड़ता है टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने 9th क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या था कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास कैसा होता है? इक्वल होता है। रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास कैसा होता है? इक्वल होता है। उसी को प्रूफ करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड का मास निकालते हैं तो इक्वल नहीं होता है। अब देखिए इसका अगर हम बात करते हैं मास निकालने की, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 और हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2, ऑक्सीजन का मास 16। इधर देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, मास 1 प्लस ऑक्सीजन यहां पे कितने एटम है? 1 और ऑक्सीजन का मास 16। 2 1 2 प्लस 16 2 18, 2 1 2 एंड 16 18। इन्हें प्लस करिए, सॉरी 16 2 32। कितना हो गया टोटल? 34। इधर कितना है? 18।
तो क्या दिख रहा है कि दोनों साइड में रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल नहीं है, तो मतलब ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास प्रूफ नहीं हो रहा। तो उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को प्रूफ करने के लिए हमें इक्वेशन को क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। तो अब इक्वेशन को बैलेंस बनाने के क्या मेथड है, क्या तरीका है कि हम इक्वेशन को बैलेंस बनाते हैं। तो उसके क्या मेथड है, उसे स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न रखना है कि जब भी हमें इक्वेशन को बैलेंस बनाना है, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं मेटल, फिर नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। रिपीट अगेन, सबसे पहले किसे बताया बैलेंस करना है, मेटल, उसके बाद किसे बैलेंस करना है, नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में जाकर हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। और जब भी कोई सीक्वेंस चेंज आएगा तो हमें फिर फर्स्ट स्टेप में जाना है। जैसे हमने मेटल को बैलेंस कर दिया, अब हम जाते हैं नॉन मेटल पर, कुछ चेंजेस आया, फिर हम पहले स्टेप से चेक करते आएंगे। हमने मेटल बैलेंस कर दिया, नॉन मेटल भी बैलेंस कर दिया, अब हम पहुंचे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पे जाकर हमने देखा फिर चेंजेस आया, तो फिर हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, मेटल पे जाएंगे, नॉन मेटल पे चेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन पर। ऐसे हमें चारों बार ही पहले स्टेप से जाकर बार बार रिपीट करते हुए चेक करते रहना है। चलिए अब हम करते हैं, इसे बैलेंस करना है। ये हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसे हम बैलेंस कैसे करना है। H2 plus O2 that is H2O। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। अब सबसे पहले हमने कहा मेटल बैलेंस करते हैं, क्या इस इक्वेशन में कोई मेटल है, नहीं है। अब आता है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल तो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई तीसरा नॉन मेटल है तो उसे पहले बैलेंस करना है, क्योंकि इनके अलावा कोई है ही नहीं, तो इसे छोड़िए। तो इस इक्वेशन में मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है। थर्ड स्टेप में किसे बैलेंस करना था, ऑक्सीजन। चलिए अब आता है ये हमारा ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में कितने एटम ऑक्सीजन के, 2। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है, 1। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इस 1 को हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। याद रखना यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी अप्लाई करना है वो सिंबल से पहले ही हमें लगाना है, जो भी लगाना है। तो इस 1 को 2 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2। और याद रखना है ये 2 जो लिखा है हमने, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये 2 उन सब के लिए। तो 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम हुए, 2। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन के 2 करे तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 2 4। याद रखना यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 4। हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। तो इसे भी बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के 2 इधर है, 4 इधर है, 2 को 4 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस। देखिए चेक करिए, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। नाउ दिस इक्वेशन हैज बिकम बैलेंस। अब देखिए अगर हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा कंजर्वेशन मास प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2 इंटू ये 2 आ गया, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 2 इंटू 16, 2 इंटू 1 प्लस 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 16 2 जा 32, 18 16 और 2 18, 18 2 जा 36, 32 और 4 36 36। अब देखिए दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास कैसा हो गया, इक्वल हो गया, मतलब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास प्रूफ हो गया। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है। इसी सीक्वेंस में हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं बैलेंस के और प्रैक्टिस करते हैं कैसे हम उसे बैलेंस करते हैं। N2 प्लस H2 NH3। जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करा तो NH3 फॉर्म हुआ। तो अब हमें यहाँ पर बैलेंस, इस अनबैलेंस को बैलेंस बनाना है। ये हमारी कैसी अनबैलेंस, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 3, अनबैलेंस है, बैलेंस बनाएंगे। चलिए सबसे पहले किसे बताया था, मेटल। तो क्या कोई इस इक्वेशन में मेटल है, कोई नहीं है। सेकंड स्टेप में नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। अब सबसे पहले हमें नॉन मेटल को ही बैलेंस करना है। यहाँ पर नॉन मेटल के कितने एटम है, 2।
यहाँ पे नॉन मेटल के 1, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इस 1 को 2 बनाना है। तो क्या बताया था, जो भी हमें अप्लाई करना है वो आगे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इस 1 को, नाइट्रोजन का 1 एटम है, 1 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन के 2 हो गए। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। यहाँ हाइड्रोजन थर्ड स्टेप ऑक्सीजन का था, इस इक्वेशन में ऑक्सीजन नहीं है, तो हम किस पे चले जाएंगे, हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 तो ये है, लेकिन हमने 2 अब यहाँ पे भी लगा दिए, और इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। 3 2 6। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में 6 एटम है, और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है। इस 2 के 6 बनाने हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। 3 2 6। ये भी कैसी होगा, ये इक्वेशन बैलेंस। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 2 6। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ये हमें इक्वेशन दी है और कहा गया है कि इसे बैलेंस करना है। अब हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसे बताया बैलेंस करना है, मेटल। तो हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में सबसे पहले मेटल कौन है, दैट इज आयरन। Fe मींस आयरन इज अ मेटल। यहाँ आयरन के कितने एटम है, 1। यहाँ आयरन के कितने एटम है, 3। तो इस 1 के हमें क्या बनाने हैं, 3 बनाने हैं, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 3 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 3, तो आयरन 3 हो गए। अब मेटल के बाद किससे बताया बैलेंस करना है, नॉन मेटल। तो इस इक्वेशन में कोई सा नॉन मेटल है, कोई नहीं। फिर किसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4, और यहाँ कितने हैं, 1। यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो इस 1 के हमें 4 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई, 4 से। ऑक्सीजन का 1 एटम रिएक्टेंट साइड में है, 4 एटम प्रोडक्ट साइड में है, तो इस 1 को 4 बनाने के लिए हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 4। ये भी बैलेंस हो गया। अब आता है हमारा ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में चेक करिए, 4 2 8, प्रोडक्ट साइड में 2, 2 का 8 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 8। तो इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस। चेक करिए, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।